नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं यूपीपी पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए हिंदी के 25 प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। तो बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तब भी, ना अच्छा लगे तब भी आप कमेंट से ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको किस प्रकार के प्रश्नों की आवश्यकता है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। ए, भाषा परिवर्तनशील होती है। बी, भाषा पैतृक संपत्ति होती है। सी, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। डी, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो इसका विकल्प बी सही है, भाषा पैतृक संपत्ति होती है। आपको ये बताना इसमें गलत क्या है भाषा की विशेषताओं में, तो यही गलत है बी विकल्प, क्योंकि भाषा कोई पैतृक संपत्ति नहीं है। पैतृक संपत्ति वो होती है जैसे चल या अचल संपत्ति, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है, ये विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि समय के अनुसार भाषा बदलती रहती है। जैसे कि आप हिंदी को ही ले लीजिए, आदिकाल में डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग होता था, फिर ये अपभ्रंश आई, अपभ्रंश को 6 भागों में बांटा गया है, और उसके बाद इस समय ये खड़ी बोली का मानक रूप है, जिसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जिसे आज हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से भाषा परिवर्तनशील होती है। विकल्प सी भी सही, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। जैसे अलग अलग समाज होते हैं तो उनकी जैसी बोली होती है, भाषा होती है। जैसे बंगाल में बंगाली बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। तो ये सामाजिक संपत्ति इसलिए होती है कि समाज में हमारे अगल आस पास के लोग जैसी भाषा बोलते हैं, हम वैसी ही बोलते हैं। विकल्प डी भी सही, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है तो वो अपनी मातृभाषा को सबसे पहले सीखता है। वो अपने माता पिता या अड़ोस पड़ोस से जो भाषा उनके माता पिता या अड़ोस पड़ोस के लोग बोलते हैं, उसी भाषा का वो अनुकरण करता है। तो इस प्रकार से भाषा अनुकरण द्वारा भी सीखी जाती है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ए, ता, बी, ना, सी, दा, डी, टा। इसका विकल्प डी सही है, टा। टा वर्ण दंत नहीं है, ये मूर्धन्य है। व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है प्रश्न कि कौन सा वर्ण जो है वो दंत नहीं है। तो स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। कवर्ग, कवर्ग में 5 वर्ण आते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, जिसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। फिर उसके बाद आता है चा वर्ग, चा, छा, ज, झ, ञ, जिसका उच्चारण स्थान तालु या तालव्य होता है। फिर आता है टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अणा, जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। जैसे कि डी विकल्प मूर्धा है, टा। फिर उच्चारण स्थान आता है ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना, इसका उच्चारण स्थान दंत या दांत होता है। और ए, बी, सी तीनों ही विकल्प में दंत है। इसके बाद आता है पा वर्ग, जिसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, जिसमें 5 वर्ण आते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? ए, खिड़की, बी, मित्र, सी, कालीन, डी, रेल। इसका विकल्प ए सही है, खिड़की। खिड़की देशज शब्द है। देशज का क्या अर्थ है? देशज को जब आप तोड़ दोगे तो शब्द बनेगा देश प्लस जा,
जा माने जन्म, देश माने देश। तो वह शब्द जिनकी उत्पत्ति अपने ही देश में होती है, लेकिन उनकी उत्पत्ति का ये ठीक से पता नहीं चलता कि किसने और किस स्थान से सबसे पहले उसका शुभारंभ हुआ था, लेकिन ये निश्चित रहता है कि अपने ही देश में इनकी उत्पत्ति हुई है। तो ऐसे शब्द देशज कहलाते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, चर्म शब्द का समभिन्नार्थक रूप क्या है? चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? एक चरम, ए चरम, बी चमड़ा, सी चित्र, डी अंतिम। इसका विकल्प ए सही है, चरम। बच्चों ऐसा है, समभिन्नार्थक शब्द जो होते हैं या शुद्ध समभिन्नार्थक शब्द वह होती हैं जो सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, समान लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ भिन्न हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे चर्म, चर्म का अर्थ क्या होता है? चमड़ा। और विकल्प ए में जो चरम है, चरम का अर्थ क्या होता है? सबसे अधिक या ऊंचाई या मुख। तो इसलिए चर्म और चरम शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ में भिन्नता है, इसलिए इसका विकल्प ए सही है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ए सूची पत्र, बी किताब, सी गंगा, डी संसद। इसका विकल्प ए सही है, सूची पत्र। सूची पत्र पुल्लिंग है, अन्य विकल्प स्त्रीलिंग है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो बच्चों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानना बहुत आसान है, इसको आप बोल के समझ सकते हैं। जैसे सूची पत्र तैयार हो गया या सूची पत्र तैयार किया गया, तो इस प्रकार से पता चल रहा है ये पुल्लिंग शब्द है। जैसे किताब स्त्रीलिंग है, किताब पढ़ी गई, मैंने यह किताब पढ़ी, उसने फला किताब पढ़ी। तो इस प्रकार से बोल के आप समझ सकते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग। जैसे विकल्प सी में गंगा है, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, तो इस प्रकार से पता चल रहा है गंगा शब्द स्त्रीलिंग है। डी देख लीजिए संसद, भारत की संसद बहुत बड़ी है, तो इस प्रकार से आप बोल के देख सकते हैं कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 6, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। ए ने, बी के लिए, सी से, डी को। इसका विकल्प डी सही है, को। बच्चों चिन्ह जो है गलत लिखा है, शुद्ध सोता है चिन्ह। इसमें हा आधा रहता और ना पूरा रहता है, ठीक। तो ये टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। तो ये जो है ये प्रश्न 6 जो है इसका उत्तर होगा डी विकल्प, को। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए ने किसका चिन्ह होता है? कर्ता कारक का चिन्ह होता है। जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वहाँ कर्ता कारक होता है। विकल्प बी के लिए, ये किसका चिन्ह है? ये संप्रदान कारक का चिन्ह है। जहाँ किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। विकल्प सी से, ये से चिन्ह जो है ये करण कारक का होता है और अपादान कारक का होता है। करण कारक में से चिन्ह जो आता है वहाँ 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों में जुड़ाव का भाव होता है, और अपादान कारक में जो से चिन्ह का प्रयोग होता है तो वहाँ अलगाव का बोध होता है। जहाँ पर कोई व्यक्ति, वस्तु, प्राणी किसी से अलग होते हैं वहाँ पर अपादान कारक होता है। लेकिन ये से चिन्ह जो है ये दोनों का होता है, करण कारक और अपादान कारक दोनों का। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7, यह काम मैं आप कर लूँगा। पंक्तियों में आप है। ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, डी पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका विकल्प बी सही है, निजवाचक सर्वनाम। यह काम मैं आप कर लूँगा, यहाँ पर निजता का बोध हो रहा है। तो बच्चों जहाँ पर स्वयं कार्य करने का बोध होता है, अपने आप कार्य करने का बोध होता है, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है।
अन्य विकल्प देख लेते हैं। यह संबंधवाचक सर्वनाम कहाँ होता है? जहाँ पर किन्हीं दो व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों में संबंध का बोध होता है वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इसमें इस प्रकार के शब्द आते हैं जो, सो, जैसे, तैसे, जिसकी, उसकी, इस प्रकार से। निश्चयवाचक सर्वनाम कहाँ होता है? जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी की निश्चित अवस्था का बोध होता है, निश्चित रूप से पाए जाने का बोध होता है, वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसके लिए मुख्य रूप से यह और वो दो शब्द आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, जिसमें वक्ता, बोलने वाले का बोध होता है। इनमें मैं और हम दो शब्द आते हैं, मैं एक वचन, हम बहुवचन। मध्यम पुरुषवाचक, श्रोता, सुनने वाले के लिए तू, तुम, आप आदि का शब्द आते हैं इसमें। अन्य पुरुष में ये वो, ये वे, जो ना वक्ता हो ना श्रोता हो, उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 8, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। A 3, B 2, C 4, D 5। इसका विकल्प 2 सही है। इसका विकल्प 2 सही है। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक का क्या अर्थ है? आ प्लस कर्म, आ माने नहीं, आ रहित, और कर्म माने कर्म। तो जिसमें कर्म नहीं होता, केवल कर्ता और क्रिया होती हैं, वो अकर्मक क्रिया होती है। अथवा जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, क्रिया के करने वाले पर पड़ता है, वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। और सकर्मक क्रिया वहाँ होती है, जैसे सकर्मक को आप तोड़ दो तो क्या हो जाएगा? सा प्लस कर्म। सा माने सहित, कर्म माने कर्म, वही क्रिया जो कर्म सहित हो। कहने का अर्थ ये है, जहाँ वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों होती हैं, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। तो इस प्रकार से रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 9, करपट का तद्भव रूप कौन सा है? करपट का तद्भव रूप कौन सा है? A कपट, B कारपेट, C कपूर, D कपड़ा। इसका विकल्प D सही है, कपड़ा। करपट शब्द तत्सम है और कपड़ा क्या है? तद्भव है। तत्सम शब्द वही होते हैं, तत्सम को जब आप तोड़ोगे तो हो जाएगा तत् प्लस सम। तत् माने उसके, सम माने समान, उसके समान। किसके समान? कौन है वो जिसके समान? संस्कृत के समान। जो शब्द सीधे संस्कृत से निकलकर आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं जैसे वो संस्कृत में प्रयोग किए जाते थे, तो वह शब्द तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से निकलकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि से होते हुए कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 10, कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? नहीं है पूछा गया इसमें। A आज, B कल, C इधर, D किसे। इसका विकल्प D सही है, किसे। किसे अव्यय नहीं है, यह प्रश्नवाचक शब्द है। आज क्या है? आज तो अव्यय है। ये कौन सा अव्यय है आज? ये क्रिया विशेषण है। ये है कालवाचक क्रिया विशेषण। B कल, ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण है। ये इधर क्या है? इधर शब्द जो है ये दिशावाचक क्रिया विशेषण है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 11। प्रश्न 11, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। A अप, B अध, C अन, D अभि। इसका विकल्प D सही है, अभि। तो इन शब्दों में अभि उपसर्ग लगा है। जैसे अभ्यास, यहाँ पर अभ्यास में आस मूल शब्द है और अभि उपसर्ग लगा तो शब्द बना अभ्यास। अभिमुख में मुख मूल शब्द है, इसमें अभि उपसर्ग लग गया तो शब्द बना अभिमुख। अभियान में यान मूल शब्द है, अभि उपसर्ग लग गया तो शब्द बना अभियान। अगला प्रश्न।
प्रश्न 12, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया, डी अव्यय। इसका विकल्प सी सही है, क्रिया। तो मित्रों, ऐसा है कि प्रत्यय जो होते हैं वो सदैव शब्द के अंत में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? शब्द के अंत में। प्रत्यय एक शब्दांश होते हैं। कभी भी आप शब्द मत लिखना प्रत्यय को। प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश, टुकड़ा या भाग। और ये किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। प्रत्यय के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगते हैं, इनसे बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगते हैं और इनसे बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 13, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य है। ए आज्ञावाचक वाक्य, बी निषेधवाचक वाक्य, सी प्रश्नवाचक वाक्य, डी इच्छावाचक वाक्य। इसका विकल्प बी सही है, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य वहाँ होता है जहाँ नहीं या नकारात्मकता का बोध होता है। आज्ञावाचक वाक्य कहाँ होगा? जहाँ किसी को आदेश दिया जाए, आज्ञा की दी जाए। प्रश्नवाचक वाक्य जहाँ प्रश्न पूछने का भाव हो। इच्छावाचक वाक्य जहाँ व्यक्ति अपनी इच्छा व्यक्त करता है। जैसे तुम दीर्घायु बनो, तो जहाँ पर भी व्यक्ति अपनी इच्छा को व्यक्त करता है वहाँ इच्छावाचक वाक्य होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 14, वर्तमान काल के भेद हैं। ए 1, बी 4, सी 5, डी 3। इसका विकल्प सी सही है, 5। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल वहाँ होता है जहाँ चलते हुए समय में कार्य का होना पाया जाता है। तो इसके कितने भेद हैं? 5 भेद। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन अल्प विराम शब्द है? यहाँ चिन्ह होना चाहिए शब्द की जगह। ये ए, बी, सी, डी। इसका विकल्प बी सही है। इसका विकल्प बी सही है, अल्प विराम चिन्ह है। ये ए विकल्प में ये लाघव चिन्ह है। विकल्प सी, ये सी में भी अल्प विराम दिख रहा है। सी में भी बच्चों ये अल्प विराम ही है। और डी में क्या है? पूर्ण विराम है। तो यहाँ पर 2 उत्तर हो गए हैं। तो 2 उत्तर जैसे सही हो तो आप जो है पहले वाले को प्राथमिकता देंगे, इसलिए इसका विकल्प बी सही है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण है? ये क्या है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है? नहीं है। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? नहीं है पूछा गया है बच्चों यहाँ पे। ए राजकुमार, बी आजन्म, सी यज्ञवेदी, डी ग्रामवासी। इसका विकल्प बी सही है, आजन्म। आजन्म तत्पुरुष समास नहीं है, ये अव्ययी भाव समास है। यहाँ जन्म मूल शब्द है, आ उपसर्ग या आ यहाँ पर अव्यय लग गया है। आ अव्यय कह लो आप या आ उपसर्ग कह लो, तो इसलिए शब्द बना आजन्म। तो इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और वही मुख्य होता है। इतना मुख्य होता है कि संपूर्ण पद, दोनों ही पद अव्यय की भांति कार्य करने लगते हैं। विकल्प ए में क्या है? राजकुमार। तो यह संबंध तत्पुरुष समास है। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा राजा का कुमार।
यज्ञ वेदी संप्रदान तत्पुरुष समास है। यज्ञ के लिए वेदी। डी ग्रामवासी, ये भी संबंध तत्पुरुष समास है, ग्राम का वासी। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 18। फाड़ी नखन शौ अतड़िन रुधिर मवाद निकारी, लेपति अपने मुखन पे हरसि प्रेत गण नारी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? स्थायी भाव पूछा गया यहाँ पर। ए भय, बी जुगुप्सा, सी विस्मय, डी निर्वेद। इसका विकल्प बी सही है, जुगुप्सा। तो यहाँ बच्चों बीभत्स रस है। कौन सा रस है? बीभत्स रस है। और इस बीभत्स रस वहाँ होता है जहाँ कोई बहुत ही घृणित गंदा दृश्य हो, जिसको देखकर आपके मुंह से निकल जाए छी छी। तो बीभत्स रस यहाँ पर क्या है? फाड़ी नखन सौ अतड़ीन रुधिर मवाद निकार, लेपति अपने मुखन पर हरस प्रेत गण नार। जो प्रेतनी हैं, प्रेत की स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, नारियां हैं, वो क्या कर रही हैं? किसी शव को फाड़ दे रही हैं और उनकी आंतों को निकाल कर, उनके शव से आंतों को निकाल कर रुधिर माने खून और मवाद को अपने ऊपर उसका लेप कर रही हैं, अपने मुख पे पूरा उसका लेप कर रही हैं और बहुत ही प्रसन्न हैं। तो ऐसा दृश्य भगवान न करे कभी आपको देखने को मिले, लेकिन ऐसा दृश्य यदि कभी दिखाई पड़ जाए तो क्या होगा? घिन लग जाएगी, हमें घृणा का भाव उत्पन्न होगा। तो ऐसा घृणित दृश्य जिसको देखकर आपसे मुंह से निकल जाए छी छी। जैसे कहीं पर भी सड़े गले मृत शव वगैरह पड़े हों, चाहे वो मनुष्य हों, जानवर के हों, तो वहाँ पर बीभत्स रस होता है, जिसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 19। वह सममात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11वीं या 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद कहा जाएगा? ए रोला, बी सोरठा, सी सवैया, डी कवित। इसका विकल्प ए सही है, रोला। देखो बच्चों, छंद में अधिकतर 4 चरण होते हैं, अधिकतर छंदों में 4 चरण होते हैं। तो रोला एक सममात्रिक छंद है जिसके चारों चरणों में 24 मात्राएं होती हैं और 11वीं तथा 13वीं मात्रा पर यति होती है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 20। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी रूपक, सी यमक, डी श्लेष। इसका विकल्प सी सही है, यमक। यमक अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। शब्द अलंकार वहाँ होता है जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। तो यमक अलंकार बच्चों वहाँ होता है जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आते हैं और उनके शब्द उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। कहने का अर्थ ये है, एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आते हैं और उनके अर्थ भी भिन्न भिन्न अलग अलग होते हैं। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, यहाँ एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। तो कनक या सोना जिसके पास आ जाता है वो क्या होता है? उसको अहम आ जाता है, घमंड आ जाता है, घमंड का नशा आ जाता है, घमंड में चूर हो जाता है। और यदि कोई व्यक्ति नशीला पदार्थ धतूरा खा लेता है तो वो भी नशे में चूर हो जाता है, निःशुद्ध बुद्धि को खो देता है। एक कनक का अर्थ सोना, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 21। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? ए ब्राह्मण, बी पंछी, सी दांत। बच्चों दांत में चंद बिंदु रहेगी, टाइपिंग की मिस्टेक है थोड़ी सी। डी विदेह। इसका विकल्प डी सही है, विदेह। तो
ए, बी और सी ये तीनों द्विज के पर्यायवाची हैं, लेकिन विदेह शब्द जो है ये द्विज का पर्यायवाची नहीं है, अनेकार्थी नहीं है। इसका अर्थ होता है देह रहित। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 22, निम्नलिखित में कौन निश्चल? निश्चल का अर्थ नहीं है। ए, जो अपने स्थान से हिल ना सके, जो अपने स्थान से यहाँ होना चाहिए, से हिल ना सके। बी, स्थिर। सी, अचल। डी, निश्चित। इसका विकल्प डी सही है, निश्चित। इसका विकल्प डी सही है, निश्चित। अगला प्रश्न। प्रश्न 23। प्रश्न 23, निम्न में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है पूछा गया है बच्चों। ए, रजनी। बी, विभावरी। सी, समीर। डी, निश। इसका विकल्प सी सही है, समीर। समीर का अर्थ रात्रि नहीं होता, इसका अर्थ होता है वायु या हवा। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 24, उन्मूलन का विलोम है। ए, अवमूल्यन। बी, विश्लेषण। सी, रोपण। डी, संश्लेषण। इसका विकल्प सी सही है, रोपण। उन्मूलन का विलोम होगा रोपण। उन्मूलन माने इकट्ठा करना या लगाना, रोपना किसी चीज़ को, और रोपण का क्या अर्थ होता है? रोपना, लगाना, इकट्ठा करना। और उन्मूलन का क्या अर्थ होता है? उसे बिखेर देना, अलग कर देना। तो उन्मूलन का विलोम होगा रोपण। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। लोकोक्ति का सही अर्थ है। ए, साधुओं की संगति छोड़ देना। बी, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। सी, भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना। डी, गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। इसका विकल्प बी सही है, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। मतलब कहने का अर्थ ये है, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। इस लोकोक्ति का अर्थ ये है, जैसे आप किसी मुख्य कार्य के लिए कहीं गए हो और जब वहाँ आप पहुँचे तो पता चला वो कार्य तो भूल गए, और वो कार्य जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं वो कार्य आप करने लगे। जैसे आप कहीं गए हो कोई परीक्षा देने, परीक्षा तो आपने दी नहीं, पता चला घूमने फिरने और मौज मस्ती में आप लग गए। तो इस प्रकार से इस लोकोक्ति का अर्थ समझा जा सकता है। तो बच्चों आपसे जल्दी ही मिलेंगे री एग्ज़ाम पुलिस के हिंदी के बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। बस आप जो है वीडियो ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।